पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब हिकान और जाई का आपस में टकराव होता है तो जाई अपने सीक्रेट निंजा आर्ट थंडर क्लैप का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बिजली की रफ्तार से हिकान पर हमला करने लगता है। लेकिन हिकान भी अपने सीक्रेट निंजा आर्ट सेरेनिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके पांचों सेंसेस बहुत ही तेजी से वर्क करने लगते हैं, जिसकी मदद से वो जाई को हराने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर मास्टर यामाजी जब ओजा कंपनी का फाउंडर यानी यूसुफ को मारने के लिए आते हैं तो डायली यूसुफ को बचा लेती है और खुद मास्टर यामाजी का सामना करने के लिए वहीं पर ठहर जाती है। और अब आके एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हिकान के पास वही बूढ़ा निंजा आता है। हिकान उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं। जिस पर वो निंजा कहता है, मैं जानता हूँ कई घाव ऐसे होते हैं जो जिस्म पे नहीं बल्कि दिल पे आते हैं, जो इंसान को अंदर ही अंदर से नोचकर मुर्दा कर देते हैं। आखिरकार तुमने और जाई ने अपने सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को इतनी बुरी टक्कर दी है। जाई की टेक्निक उसे बिजली से भी ज्यादा तेजी से अटैक करने की एबिलिटी देती है, लेकिन तुमने अपनी टेक्निक से अपने पांचों सेंसेस को इतना तेज कर दिया कि तुम उसके सभी अटैक्स को फेल करने में कामयाब हो गए। जिस पर हिकान कहता है, हाँ, कैसे? आखिर तुम्हें हमारे सीक्रेट निंजा आर्ट के बारे में इतना कैसे पता है? तभी यहाँ वो निंजा अपना असली रूप दिखाता है, जो कोई और नहीं बल्कि निंजा क्लैन का पुराना लीडर होता है। दूसरी तरफ हम डायली को देखते हैं जो मास्टर यामाजी के सभी निंजास को कुत्तों की तरह पीट रही होती है। फिर डायली अपना रोबोटिक सूट पहनकर मास्टर यामाजी पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर यामाजी भी उससे कड़ी टक्कर देते हैं। दूर से यूसुफ हेलीकॉप्टर में बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। इसी के साथ हमें डायली और यूसुफ के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ डायली यूसुफ को किसी प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट करने आती है। यूसुफ कहता है, डायली, तुम्हें क्या लगता है क्या हमारी कंपनी एक दिन इस दुनिया के फ्यूचर को बदल सकती है? सॉरी सर, मेरा काम सिर्फ आपको डेली रिपोर्ट करना है। मैं आपको कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे सकती जिससे आपको अपने प्लान्स में चेंजेस करनी पड़े। आखिर क्यों? क्योंकि तुम एक निंजा हो, या तुम एक एक्स आर्मी सोल्जर हो, या तुम मेरी सेक्रेटरी हो। मेरा काम सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना है और मैं एक सोल्जर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। सोचो डायली, अगर हम गरीबी और पोल्यूशन को जड़ से खत्म कर दें तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास वो पावर और इंटेलिजेंस नहीं है जो अब हमारे पास है। डायली, मेरी सर्च इस दुनिया को एक नई उम्मीद दे सकती है जिससे सभी की जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रेजेंट में डायली कहती है, ओसा कंपनी के बगैर भी ये दुनिया बदल सकती है जब तक कि तुम जिंदा हो यूसुफ। तब पीछे से मास्टर यामाजी कहते हैं, क्या पागलपन है? वो वक्त आ चुका है जब निंजास इस दुनिया पर राज करेंगे। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसी निंजा उस बेवकूफ का साथ दे रही है। डायली मास्टर यामाजी पर हमला करते हुए कहती है, वो बेवकूफ नहीं है, उसने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे यकीन है कि यूसुफ एक दिन इस दुनिया को बदल देगा। उसने ये प्रूव किया है कि उसकी सर्च हमें पहले से बेहतर कर सकती है। ये कहकर वो मास्टर यामाजी को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे डायली को लगता है कि मास्टर यामाजी का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मास्टर यामाजी अपना रोबोटिक सूट पहनकर डायली के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर डायली चौंक जाती है और कहती है, ये क्या? ये तो रोबोटिक सूट का सबसे लेटेस्ट और बेस्ट वर्जन मिकाडो है। वो बेवकूफ ये कभी नहीं समझ पाता कितनी पावर को कैसे यूज करते हैं। उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि वो मेरे खेल में मेरा एक बेहतरीन प्यादा रहा है। हम निंजास में कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई अहंकार नहीं होता। हम निंजास सिर्फ खोखले इंसान होते हैं। ये कहकर मास्टर यामाजी डायली पर एक जोरदार फायर करते हैं, जिससे ओजा सिटी का बैरियर तक टूट जाता है। और यहाँ मास्टर यामाजी ने डायली का बहुत ही बुरा हाल किया होता है। तब मास्टर यामाजी डायली के शरीर में अपनी सभी तलवारें घुसा देते हैं, जिससे डायली वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ हिकान लीडर से कहता है, आखिर आप इतने समय से हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक एक्साइल निंजा हूँ ना। मैंने कोड को ब्रेक करते हुए अपनी एक फैमिली बनाई है। मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ। जिस पर चीफ कहते हैं, वो कोड एक शराब था जिसने सभी निंजास को अपनी जंजीरों में जकड़ रखा था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुरानी है। हमने उन सभी को खत्म कर दिया जो हमारे खिलाफ खड़े हुए। हमने अंडरवर्ल्ड पर भी राज किया और परछाइयों में छुपकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत किया। लेकिन अंत में जापान खुद हमसे अलग हो गया और जापान ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर लिया। ये नेचुरल है। आखिर कौन परछाइयों में छुपी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करेगा? मैंने कई रास्ते ढूंढे जिस पर एक निंजा चल सके, लेकिन मैं नाकाम रहा। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बूढ़े निंजा के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, जो सिर्फ एक पुराने
कोड से जकड़ा हुआ है, जिसके बाद मैंने खुद को परछाइयों में छुपा लिया और ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास को पढ़ने लगा ताकि मैं अपने सवालों के जवाब जान सकूं। फिर चीफ हिकान को अपनी इमेजिनरी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो डॉक्टर के रूप में मारी से कहते हैं, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स को महसूस किया है जो किसी भी निंजा के लिए बहुत अजीब है। मैंने ऐसी फीलिंग 2 और निंजाज में फील की है। वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें इन फीलिंग्स से मजबूर होकर एक मुश्किल फैसला करना होगा। जिस पर मारी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप इसके बारे में चीफ को रिपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि जो रास्ता तुमने चुना है उस पर चलते हुए एक दिन तुम्हें मौत का सामना करना ही होगा। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को अपनी किस्मत से आजाद होकर जीना चाहती हूँ। इसी के साथ वो सीन हट जाता है। चीफ हिकान से कहते हैं, पास्ट में सभी निंजास एक दूसरे से लड़के खुद को बेहतर साबित करते थे, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। फिर तुम दोनों को देखकर मुझे लगा कि तुम तीनों पास्ट की गलतियों को बदल सकते हो और फ्यूचर को एक नया रूप दे सकते हो। मैंने तुम लोगों पर हमेशा नजर रखी। एक निंजा बस एक तलवार वाला वॉरियर नहीं होता, वो अपनी तलवार को अपने दिल के मुताबिक चलाता है। मैंने तुम तीनों में फ्यूचर को बदलते हुए देखा। दूसरी तरफ मैंने मास्टर यामाजी के भी प्लान को जाना। मास्टर यामाजी भी गलत नहीं है, क्योंकि वो निंजास को एक बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं, लेकिन उसकी सोच अलग है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर यामाजी निंजा ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए चीफ को अपना प्लान बताते हैं। चीफ कहते हैं, हम सब निंजास के लिए बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है उसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी होंगी। जिस पर यामाजी कहते हैं, मेरा प्लान सभी निंजास के लिए एक नया रास्ता खोल देगा और इस दुनिया में शांति लाएगा, और जो भी मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या आप मेरा इसमें साथ देंगे? जिस पर चीफ कहते हैं, मेरा जवाब अब भी वही है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे माफ करना यामाजी। जिस पर मास्टर यामाजी चीफ की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर देता है। प्रेजेंट में हिकान चीफ से कहता है, अगर आपको मास्टर यामाजी ने मार दिया है तो आप मेरे सामने अभी जिंदा कैसे हैं? जिस पर चीफ कहते हैं, तुमने तो वो कहावत सुनी होगी कि बिल्लियों की 9 जिंदगियां हैं। मैंने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बदले मुझे अपनी सभी निंजास एबिलिटीज को खोना पड़ा ताकि मैं मास्टर यामाजी पर नजर रख सकूं। हिकान, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि वो तुम ही हो जो इस दर्दनाक और बेरहम फ्यूचर को बदल सकते हो। जिस पर हिकान कहता है, मैं निंजास के लिए नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं उनके लिए लड़ूंगा जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली। अगले सीन में हमें माइक और उसके बॉस के दरमियान बातचीत दिखाई जाती है। माइक का बॉस माइक से एमा की चुराई हुई ओजा कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगता है। माइक का बॉस कहता है, अगर तुम मुझे उस दोस्त की लोकेशन बता दो जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है तो मैं तुम्हारे सभी साथियों की जान बख्श दूंगा। जिस पर माइक कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम उनके साथ क्या करने वाले हो। जिस पर माइक का बॉस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम ओजा कंपनी का फाउंडर यूसुफ को अरेस्ट करो जो अनगिनत मौतों के पीछे है। जिस पर माइक का बॉस कहता है, तुम भी जानते हो कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि ये करना बहुत ही जानलेवा और खतरनाक है। तभी एक ऑफिसर माइक के बॉस को कॉल पर कहता है, सर, ओजा कंपनी के डाटा को किसी ने पब्लिक कर दिया है। उस डाटा में उन सभी FBI और बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम हैं जो ओजा कंपनी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऑफिसर्स के नाम छिपे हुए हैं। और यहाँ माइक कहता है, उसमें कुछ लोगों के नाम अभी भी छुपे हुए हैं, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी ने ओजा कंपनी को अपनी निंजास की आर्मी का इस्तेमाल करने दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने दोस्त को उसका नाम पब्लिक करने के लिए कहा था। जिस पर माइक का बॉस कहता है, क्या तुम आर्मी और FBI को ब्लैकमेल करना चाहते हो? मैं ऐसा ही करूंगा। आखिरकार ये सब कुछ मैंने तुम ही लोगों से सीखा है। मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में वो कोना है जो ये मानता है कि तुम गलत कर रहे हो। प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर माइक का बॉस ऑफिसर्स को कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है। माइक का बॉस कहता है, मैं जिस भी साइड को चुनता हूँ वही जस्टिस होती है। मैं कोई बेवकूफ गधा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी स्पीच में आने वाला हूँ। चलो इस मामले को पहले की तरह निपटाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए बहुत ही बुरी तरह लड़ने लगते हैं। और यहाँ मास्टर यामाजी को देखते हैं जो अपनी पूरी रोबोटिक निंजा आर्मी के साथ तैयार होते हैं। अगले सीन में हम यूसुफ को देखते हैं जिससे पता चलता है कि ओजा कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया गया है और FBI ने भी उसे अरेस्ट करने का वारंट जारी कर दिया है। यूसुफ
जोसेफ सोचता है। मैं जानता था कि इस रास्ते में मुझे सभी लोग धोखा देंगे। वो सभी लोग मतलबी थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इन्हें सच में लगता है कि मैं इनसे लड़े बगैर पीछे हट जाऊंगा? फिर जोसेफ सभी पावर प्लांट्स को हैक कर लेता है और कहता है, लगता है कि तुम सभी लोग भूल चुके हो कि सभी पावर प्लांट्स का एक्सेस मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो इन सभी पावर प्लांट्स को ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड पर लगाकर तबाह कर दूं, जिससे 100 किलोमीटर के दायरे में सभी कुछ तबाह हो जाएगा। अगर तुम कोई भी गलत फैसला करते हो तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मैसेज को देखकर माइक कहता है, ये बकवास है। अब ये इन धमकियों की मदद से यहाँ से भागने की डिमांड करेगा। माइक का बॉस कहता है, हमें ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। अब इस केस पर कोई और टीम काम करेगी। जोसेफ को पकड़ने का वारंट भी जारी कर दिया गया है ताकि वो उसका मुंह बंद करवा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोबोटिक निंजास डिफेंस सेक्रेटरी को वहां से किडनैप कर लेते हैं और बाकी के रोबोटिक निंजास सिटी पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ मास्टर यामाजी सोचते हैं, अब वो वक्त आ चुका है जब इस दुनिया पर निंजास का राज होगा और सभी निंजास के कोड के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इसी के साथ वो अपनी दूसरी आंख खोलते हैं, जिसकी मिस्ट्री हमें अगले एपिसोड में बताई जाएगी। दूसरी तरफ हम हिकान को ओजा सिटी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।